बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एलाइड पैरामेडिकल स्टडीज में आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना है, हॉट एयर ओवन। अच्छा, हॉट एयर ओवन को आप हरफे हमें यूँ कह लें कि एक गर्म हवा का एक तंदूर नुमा होता है। जिस तरह ऑटोक्लेव को मॉइस्ट हीट में, वेट हीट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, हॉट एयर ओवन की कारकर्दगी को भी ड्राई हीट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे एक पहले इब्तिदा में बात करूंगा कि थोड़ा सा आपने सब्र करना है, पेशेंस रखने हैं। इंशाल्लाह एक एक चीज जो हॉट ओवन के मुतालिक जो क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाता है या जो क्वेश्चन वाइवे में पूछा जा सकता है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताया जाएगा। जहां पे वाइवे की जो वाइवे का क्वेश्चन आएगा वहां पे मैं रेड मार्कर के साथ वाइवा क्वेश्चन भी लिखूंगा। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन का वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहे कि मुनासिब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन का वर्ड जो है, टर्म ही बेहतर रहेगी यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अच्छा, लुइस पास्चर के नीचे ना मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ रेड, और आगे लिख रहा हूँ वाइवा क्वेश्चन। अक्सर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है वाइवे में कि हॉट एयर ओवन का मुजद कौन है, इसको किसने बनाया है, डेवलप किसने किया है, तो है लुइस पास्चर, ठीक है। पहले सबसे पहले इसको जो है ना आप लिख लें, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह आपको इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो हेडिंग्स दे रहा हूं मैं टाइप्स की। दूसरी हेडिंग है टाइप्स। दे आर टू टाइप्स ऑफ हॉट एयर ओवन। प्रिंसिपल जो है हम लिख रहे हैं व्हेन when the electricity pass through the heating coil, then the इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। अच्छा, ये हमने ना बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल करके इसको लिखा है। आपने कम टाइम में अच्छी वर्डिंग में अपना मैसेज, अपना आंसर अपने एग्जामिनर को समझाना है। तो ठीक है, आसान करके हमने लिखा है ताकि आप इजीली इसको याद कर सकें। हॉट एयर ओवन इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक आला है जिसमें हीट एनर्जी के जरिए हम स्टरलाइज करते हैं। लुइस पास्चर जो है, वाइवा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। लुइस पास्चर जो है वो इसका फाउंडर, इसका मोजद है जिसने इसको बनाया है। टाइप्स हैं इसकी जो है, टू टाइप्स हैं, फोर्स्ड एयर हॉट एयर ओवन और स्टैटिक हॉट एयर ओवन। अच्छा, प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल को हरफे आम में यूं आप समझ लें कि जो आपका प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है कि ओवन की जो आप जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो इसकी हीटिंग कॉइल है उसको जाके जाके स्टिमुलेट करती है, उसको जाके ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि जो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्टेड हो जाती है हीट एनर्जी में। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, तो ये हीट जो है पेनिट्रेट कर जाती है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो उसको स्टरलाइज कर देती है इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया कि अहम वाइवा क्वेश्चन है इसका जो प्रिंसिपल है, जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि इसका प्रिंसिपल क्या है हॉट एयर का। दूसरा अहम तरीन जो वाइवा क्वेश्चन और इसका जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो है इसका टेम्परेचर चार्ट। इसमें ना हम इसका ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहां लिखना है टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर के बाद यहां पे आपने इसको देना है गिवन टाइम। मैं आपको बताता हूं कि आपने टाइम किस तरह से देना है, पहले इसको समझ लें। टेम्परेचर और फिर इसका गिवन टाइम। लेट्स सपोज 160 डिग्री आपने टेम्परेचर दिया है और ये फ़ारेनहाइट में बनता है तकरीबन, जैसे कि आप सब फिजिक्स पढ़े हैं, ये 160 डिग्री बनेगा तकरीबन 320 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपने जो इसको टाइम देना है। अच्छा, एक मेरी बात याद रखिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जब हॉट एयर ओवन का इंटरनल टेम्परेचर आपको मीटर, थर्मोमीटर जो शो करे कि अब इसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, उसके बाद आपने टाइम काउंट करना है,
ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है लाजमन। तो याद रखिएगा, जब 160 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होगा, तो फिर अगर फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है ये भी, कि जब जो है टेम्परेचर 160 डिग्री हो तो जो है उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। तो ये है वाइवा क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ 320 डिग्री फॉरेनहाइट होगा वो। और टाइम हमने जब 160 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद टाइम हमने जो देना है वो हमने देना है 60 मिनट्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर आपका हो गया है 170 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो फॉरेन हाइट है ये आपका हो जाएगा 340 तकरीबन डिग्री फॉरेन हाइट। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको मैं इसका मैकेनिज्म भी बताता हूँ कि इसका मैकेनिज्म कुछ यूं है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर ऊपर लेके जाएंगे उतना टाइम कम होता जाएगा। तो देखें, पहले 160 डिग्री था तो टाइम हमने स्पेंड दिया है, जो गिवन टाइम दिया है 60 मिनट हमने दिए हैं। अब चूंकि 170 डिग्री हो गया है तो ये जो टाइम आ जाएगा आपका 40 मिनट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका जो मैकेनिज्म है। ठीक है, कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे टाइम कम लगता जाएगा। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पे है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पे जो है तकरीबन 356 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर है। ये तकरीबन तीनों ही वाइवा के अहम तरीन क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ नीचे वाइवा लिख भी रहा हूं कि आपसे थ्योरी में तो आपने लिखना ही है, आपसे वाइवा में भी, आपके मॉक इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे टाइम जो होगा स्पेंड वो है 20 मिनट्स। मैं दोबारा से फिर बता दूं कि आपने ये टाइम तब काउंट करना है जब आपका टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड या 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, उसके बाद आपने टाइम काउंट करना है, जो आपने टाइम इंस्ट्रूमेंट्स को देना है। सपोज आपने आपने हॉट एयर ओवन का आपने बटन ऑन किया है, टेम्परेचर उसका हो गया है 160। अच्छा, जब 160 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है उसके बाद आपने 60 मिनट उसको देने हैं। लाइक आप यूं कह लें कि आपको 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचने में आपको आधा पौना घंटा लग गया आपके ओवन को, तो उसके बाद आपने 60 मिनट काउंट करने हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पहुंचने के बाद। कभी पूछा जाता है वाइवे में कि पार्ट्स कौन से हैं आपके हॉट एयर ओवन के, पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, बाद का पूछा जाता है वाइवा में भी कि जो हॉट एयर ओवन के अंदर ट्रेज होती हैं वो कौन से मेटल की बनी होती हैं। तो आपने कहना है जी एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एल्यूमिनियम। पार्ट्स हमने लिख दिए हैं। अच्छा, काउंट करें जरा। पहले नंबर पे है थर्मोमीटर, दूसरे नंबर पे है डबल वॉल्व जो है चैम्बर, आइसोलेटेड चैम्बर, तीसरे नंबर पे है थर्मोस्टेट, चौथे नंबर पे है ऑन ऑफ बटन, पांचवें नंबर पे है टाइमर, छठवें नंबर पे है एल्यूमिनियम ट्रेस। ठीक है, और सातवें नंबर पे है आपका हीट रेगुलेटर नॉब, और लास्ट पे है टेम्परेचर रेगुलेटर नॉब। तो ये अहम तरीन जो है इसके पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह आप इतने लिख देंगे तो ये काफी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए। अब हमने इसके अंदर कौन सी चीजें हम स्टरलाइज कर सकते हैं, तो यहां पे हम इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज की हेडिंग दे रहे हैं। स्टरलाइज, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज की हेडिंग दी है मैंने यहां पे। ठीक है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है आपका जितने भी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, ये चंद एक मतलब मसाले दे रहा हूँ, काफी जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेटेलिक हैं तकरीबन है ही 98% जो है ना आपके इंस्ट्रूमेंट मेटेलिक होते हैं। तो मैं जिनमें से सिर्फ चंद एक की सिर्फ आपको जो है ना एग्जामिनर को शो करने के लिए कि आपको पता है, सिर्फ वो सिर्फ इसलिए नाम लिख रहा हूँ। आपकी जो है फोर्सेप्स, ठीक है, आपका आप यूं कह लें नीडल होल्डर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप सीजर्स कह लें, आप बीपी हैंडल कह लें। ठीक है, ये सिर्फ एक बताने के लिए है। ठीक है, आपको ताकि पता लगे।
एग्जामिनर को के बच्चे को आता है। अच्छा, ये हो गया मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरे नंबर पे है शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, आपकी सीजर्स। ये एक बहुत ही अहम मेथड है शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने में, क्योंकि शार्प इंस्ट्रूमेंट अगर आप ऑटोक्लेव में करेंगे तो उनकी शार्पनेस खराब होने का खतरा है। तो इसलिए हॉट एयर ओवन एक बहुत ही अहम मेथड है जो है वो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने में। अच्छा, तीसरी हेडिंग हम दे रहे हैं ग्लास इंस्ट्रूमेंट। आपको पता होगा, आपने लैब्स में देखा होगा, वो जो वाइल्स होती हैं जो है ना, जिसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ग्लास वाइल, ग्लास ट्यूब्स लिख लें, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है आपकी पैटी डिशेस। आपसे वाइवे में पूछ सकते हैं, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ वाइवा। थ्योरी में तो जैसे मैंने पहले ही बोला है आपने लिखना ही है, वाइवे के तौर पे भी आपने इसको याद करना है। आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि बताएं जी एडवांटेजेस यानी कि फायदे क्या है हॉट एयर ओवन के, और डिसएडवांटेजेस यानी कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो एडवांटेजेस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आपको इसके लिए जरूरत नहीं है पानी की, ठीक है। आपने सिंपल इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं, आपने इसको थर्मोस्टेट को, अपने इसको बटन को ऑन करना है। जब आपका टेम्परेचर मुतलका आपने जितने भी डिग्री सेंटीग्रेड पे आप रखना चाह रहे हैं, आप 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाह रहे हैं, आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना चाह रहे हैं, 180 डिग्री पे रखना चाह रहे हैं, आपने जब उसका आपको टेम्परेचर मिल गया है उसके बाद आपने टाइम काउंट करना है। तो ये एक इजी मेथड है, आपको कोई पानी नहीं डालना पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी ये मेन चीज है, इसकी मेन जो इसका फायदा आप कह लें, या आप यूं कह लें कि ये दो पॉइंट्स बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, आपसे इसको उल्ट करके पूछा जा सकता है कि बताएं क्या हम ऑटोक्लेव में जो है आप पाउडर या ऑयल को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, हम ऑटोक्लेव में नहीं कर सकते, हम हॉट एयर ओवन में जो है ना वो चीज को स्टरलाइज कर सकते हैं, ऑयल एंड पाउडर को। इसके प्रैक्टिकल पे भी एक वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे ताकि आपको हॉट एयर ओवन का स्ट्रक्चर बज़ाहिर नजर आ सके, उसको ऑन ऑफ करने का तरीका पता लग सके, उसके टाइमर वगैरह की हर चीज की वजाहत हम इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाएंगे। ये थ्योरी में भी आपके लिए ये काफी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है इट इज फास्ट। अच्छा, ये जो है जो ज्यादा कारआमद है, जल्दी सामान को स्टरलाइज कर देता है देन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में आपको पहले पानी डालना पड़ता है, फिर उसकी स्टीम तैयार करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको जो है उस स्टीम को अप्लाई करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को, वो एक लंबा टाइम है। जो हमारे जो कह लें कि अच्छे टैशरी हॉस्पिटल में अब ये हमारे पास एक एडवांटेज आ गया कि हमें बनी बनाई स्टीम जो है वो बनी होती है, हमने सिर्फ वॉल खोलना है और स्टीम आ जाती है। लेकिन जबकि अगर आपके पास मैनुअल ऑटोक्लेव है तो उसमें क्या होता है, स्टीम को तैयार करना पड़ता है, इसलिए वो टाइम ज्यादा लेता है, इसलिए फास्टली देन ऑटोक्लेव, ठीक है। हमने ओवरऑल सिस्टम को काउंट करना है ना, कि आप एक पहले आप टर्शियरी हॉस्पिटल में नहीं काम कर रहे, आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, आप एक आम से सेटअप पे काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए हमने हर चीज को मद्देनजर रख के काम करना है। अच्छा, ओनली मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑयल एंड, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसका एडवांटेज है कि आप ऑटोक्लेव में आप ऑयल और पाउडर को स्टरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ हॉट एयर ओवन में आप ऑयल एंड पाउडर को स्टरलाइज कर सकते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे है वेरी यूजफुल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट। चौथे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसका है वेरी यूजफुल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट। जो आपके तेज धार आलात होते हैं, जैसे आपके ब्लेड्स, नाइफ हैं, आपके जो है सीजर्स हैं, वो आप ऑटोक्लेव में करेंगे, आप अच्छी तरीके से रैप नहीं किया तो वो उनको उनकी शार्पनेस खराब हो सकती है, लेकिन हॉट एयर ओवन में उनकी शार्पनेस को कोई जो है इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये है इसके एडवांटेजेस यानी कि फवाइद। अच्छा, दूसरे नंबर पे है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं, ये भी वाइवा का अहम क्वेश्चन है, यहाँ पे हम वाइवा लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे है सम। अच्छा, ये प्रियोन क्या होता है, ये समझ लें कि मिसफोल्डिंग टाइप प्रोटीन होती है। आप यूँ समझ लें कि ये कोई फोल्डिंग मिसफोल्डिंग टाइप प्रोटीन होती है जो कि
ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती है वायरस वगैरह को, ठीक है। प्रियॉन रिमेन, अच्छा इस चीज को आप यूं समझ सकते हैं कि क्या वजह है, क्यों ये रिमेन बाकी क्यों रह जाती है। आप इसकी, आपको मैं एग्जांपल एक यूं दूंगा कि आपने अगर हॉट एयर ओवन का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वीडियो में, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ओपन बहुत कम रखते हैं। स्टैंडर्ड तरीका का उसका ये है कि उसको प्रॉपर ट्रेस में जो है बंद करके इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है। तो एक तो ग्रिल्स के ऊपर पड़े होते हैं ऑलरेडी, फिर ट्रेस के अंदर होते हैं। तो प्रॉपर हीट की पेनिट्रेशन कम होने की वजह से ये प्रियॉन रिमेनिंग, आप कह रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप कुछ रह सकता है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हीट की पेनिट्रेशन कम होने की वजह से ये जो रिमेनिंग है प्रियॉन की ये हो सकती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है, अच्छा सम ऑर्गेनिज्म लाइक प्रियॉन रिमेनिंग इनएक्टिवेटेड। अच्छा आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों ये रिमेनिंग क्यों रह जाती है ये जो प्रियॉन है। तो इसका जवाब ये है कि आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ ऑटोक्लेव कि स्टैंडर्ड तरीका का ये है कि एक तो ऑलरेडी वो ग्रिल्स के ऊपर पड़ा होता है, जालियां होती हैं, जैसे मैंने बताया है कि एल्यूमिनियम की ग्रिल्स होती हैं, जालियां होती हैं, उनके ऊपर पड़े होते हैं इंस्ट्रूमेंट। और स्टैंडर्ड तरीका का ये है कि उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी प्रॉपर ट्रेस के अंदर बंद करके रखा जाता है ताकि गिरने का खतरा, गिरने की सूरत में इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उनकी शार्पनेस खराब हो या शार्पनेस को कोई फर्क ना पड़े, वो खराब ना हो उसकी शार्पनेस, या कोई है वो टेढ़े वगैरह वगैरह ना हो। तो उस वजह से क्या होता है कि हीट प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये रिमेनिंग हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ये चल नहीं सकता। खुदा ना खास्ता अगर बिजली चली गई है और आपके पास बैकअप नहीं है, जनरेटर नहीं है, यूपीएस पे तो ये चल ही नहीं सकता ना। तो जो है इसके बगैर, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ये काम नहीं करेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एक, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे है, अभी मैं इसका लास्ट पे आपको बताता हूँ कि क्यों, क्या वजह है कि यूपीएस पे क्यों नहीं चल सकता, या अगर चल सकता है तो बहुत ही हाई प्रोफाइल वोल्टेज यूपीएस चाहिए, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो मैं बताता हूँ आपको नीचे रिटर्न में लिखे थे कितने जो है ये वॉट का एलिमेंट होता है। नॉट यूज फॉर प्लास्टिक एंड रबर इक्विपमेंट्स। अच्छा दोबारा से इसको समझ लें, एडवांटेज है कि ये जो प्रियॉन की रिमेनिंग रह जाती है प्रॉपर हीट की पेनिट्रेशन ना होने की वजह से, ये प्रियॉन की रिमेनिंग रहती है। मस्ट जो है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है कि अगर बिजली नहीं है तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई प्रोफाइल जो है वोल्टेज का फिलामेंट लगा होता है। अच्छा वो फिलामेंट कितने का, इसका मैं जो है यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, फिलामेंट ऑफ हॉट एयर ओवन। इसको समझते हैं हम। पहले नंबर पे है, हम उर्दू में, मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या वजह है कि क्यों ये रिमेनिंग प्रियॉन की रह जाती है, कि जब प्रॉपर हीट की पेनिट्रेशन नहीं होगी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तो उस वजह से भी ये जो है प्रियॉन की रिमेनिंग रह सकती है। मस्ट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है जो मैंने बताया है कि 1000 वॉट से 2000 वॉट का होता है, तो इतना हाई वोल्टेज फिलामेंट होता है कि ये अगर आप यूपीएस पे चलाएंगे तो ये उसको जला देगा यूपीएस को, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है नॉट यूज फॉर प्लास्टिक एंड रबर इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स। आप प्लास्टिक के जो है, आपको पिछली बात पता है प्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो है मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए प्लास्टिक और रबर के जो है इक्विपमेंट्स इसमें नहीं हो सकते। फिलामेंट जो है वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि बताएं जी जो हॉट एयर ओवन का फिलामेंट है वो कितने वोल्टेज का होता है, कितने वॉट का होता है। तो आपने बताना है जी 1000 से 2000 वॉट का वो होता है फिलामेंट, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट फुल फ्लैश लेक्चर है, मैंने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ जो है आपको बताने की कोशिश की है, एक एक हेडिंग्स के साथ। अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तकरीबन एग्जामिनर ना वो क्वेश्चन को घुमा के देते हैं, आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं, आपसे इसका प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इसका जो टेम्परेचर चार्ट है आपको उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या एक मुकम्मल क्वेश्चन आ सकता है 20 नंबर का कि ब्रीफली डिस्क्राइब ऑन हॉट एयर ओवन। तो उसमें आपने ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हैं। जगह बीच में मैंने जहां पे वाइवा पे क्वेश्चन होता है वहां पे वाइवा मैंने लिखा है कि वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो
अच्छा, किसी भी किस्म की आप समझते हैं इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, इसमें मज़ीद ये चीज़ ऐड होनी चाहिए थी, तो आप हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह हम उस पे जो है गौर करेंगे, लेकिन आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली कोई 98% जो चीज़ें हैं, जो रेलेवेंट हैं, जो रेलेवेंट रखती हैं हॉट एयर ओवन के मुतालिक, वो आपको इंशाल्लाह बता दी गई हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका, आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपके जो है कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।